नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इन किसानों को मिलेंगे 30,000 रुपये प्रति वर्ष। हरियाणा के लाखों युवाओं को लगा बड़ा झटका, 5600 पदों पर रुकी पुलिस भर्ती। हरियाणा SSC ने अभी तक नहीं भेजा CET संशोधन प्रस्ताव, बताएंगे कब तक खुलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हरियाणा में आड़तियों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार ने कमीशन बढ़ोतरी का दिया तोहफा। एस्टेट एग्जाम 2024 अपडेट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बेहद नजदीक, जल्द करें आवेदन। हरियाणा की सड़कों पर नहीं दिखेंगे बेसहारा गोवंश, गौशालाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा में सांसों का संकट जारी, प्रशासन के दावों पर प्रदूषण बढ़ रहा है भारी, 14 जिलों में ग्रैब 2 लागू। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व प्रवक्ता को पार्टी से निकाला, बाल मुकुंद ने कहा था हुड्डा नेता विपक्ष नहीं बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बोले अनाप शनाप बयानबाजी की। हरियाणा में 5 साल से नौकरी कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इनकी नौकरी होगी सेफ। हरियाणा में चीते की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड मेट्रो, दिल्ली से करनाल सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, 17 स्टेशन बनाए जाएंगे। और 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी, शादी विवाह के शुभ मुहूर्त जो कि पिछले 4 महीना से थे बंद, वह फिर से होने जा रहे हैं शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अक्टूबर के महीने में भी बरसात नहीं हुई और ऐसा ही हाल लगभग नवंबर के महीने का रहा है, जिस कारण दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें अगर बीते 24 घंटे की, तो इस दौरान सबसे कम तापमान हिसार जिले में 16.2 डिग्री और सबसे ज्यादा तापमान रोहतक जिले में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ समय में प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होने जा रही है, जिससे कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। आज से 2 दिन तक यानी 11 और 12 नवंबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 15 और 16 नवंबर को बरसात की संभावना बनी हुई है, जो कि अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सतनाली महेंद्रगढ़ की ओर से गांव पथरवा व नावा में सफाई कर्मचारी के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2024 है, जो कि सायं 4 बजे तक रहेगी। इंटरव्यू की तारीख 20 नवंबर प्रातः 11 बजे रखी गई है। इंटरव्यू का स्थान खंड कार्यालय सतनाली रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ग्रामीण सफाई का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के जो युवा पुलिस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनसे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा SSC की तरफ से विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 5600 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे जा चुके हैं। इनमें पुरुष सिपाही के लिए 4000, तो वही महिला सिपाही के 600 और IRB पुरुष सिपाही के 1000 पद शामिल है। इन पदों के लिए सिर्फ CET पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे। युवाओं की मांग है कि नया CET होने के बाद ही पुलिस सिपाही के इन पदों को भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन्हें भी मौका मिल पाए। ऐसे में देखना होगा कि ये भर्ती इस CET से पूरी होगी या फिर अगले CET देने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। मगर फिलहाल ये भर्ती थम चुकी है। जब तक CET में संशोधन नहीं होगा, तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खुल पाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरीफ फसल प्रबंधन और DAP खाद आपूर्ति समेत कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। DAP आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि रबी फसलों की बुआई में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आड़तियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने सदैव आड़तियों के हितों को सर्वोपरि माना है। हमने आड़तियों के कमीशन को 46 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, यानी 9 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार की किसान हितैषी नीतियां कांग्रेस को हजम नहीं हो रही हैं। किसानों के हितों का दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं, बल्कि उनका अपना स्वयं का स्वार्थ सर्वोपरि है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित होगा, लेकिन इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। शून्यकाल भी होगा या अथवा नहीं, इस संबंध में भी अभी फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 13 नवंबर को सत्र आरंभ होने से पहले होने वाली बैठक में लिया जाएगा। शून्यकाल का आयोजन किया जाता है तो विधायक अपनी अपनी समस्याएं तो सदन में उठा सकेंगे, लेकिन मंत्री उनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब 13 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र 25 अक्टूबर वाले सत्र की निरंतरता में ही माना जा रहा है। अब यहाँ तकनीकी विवाद ये है
कि नई सरकार ने 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण किया था। सदन में 10 अक्टूबर तक आए सवालों को ही कार्यवाही का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय तक सरकार का गठन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस सत्र के दौरान अन्य सभी विधायी कार्य होंगे, लेकिन नए चुनकर आए विधायकों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा। हरियाणा में धान की एमएसपी 31 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोलते हुए सवाल किया है कि किसानों की धान की एमएसपी पर खरीद कब होगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। सुरजेवाला ने नायब सैनी से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक तौर से वादा कर 8 अक्टूबर 2024 से 31 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर धान खरीदने का वादा करने वाले श्री नायब सिंह सैनी अब झूठ का लवादा उड़कर बगलें क्यों छिपा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि किसान मजबूरन अपनी धान की फसल 23 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी की बजाय औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी है। प्रदेश के 60% से अधिक किसानों ने 2000 से लेकर 21 रुपए प्रति क्विंटल पर अपनी धान की फसल मजबूरी में बेची है। सुरजेवाला ने डीएपी की मारामारी पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में डीएपी उपलब्ध है ही नहीं या फिर डीएपी स्टॉक न के बराबर है। फिर भी मुख्यमंत्री तथा भाजपा सरकार आए दिन झूठ परोस रही है। सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उनके साथ चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और कैथल जिलों में चलें तो डीएपी की हाहाकार और मारामारी की सच्चाई आईने की तरह उनको नजर आएगी। सीईटी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार समाप्त होने में अभी और वक्त लग सकता है। प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में वह अगले सीईटी के इंतजार में हैं। अभी सीईटी में कुछ संशोधन होने हैं, पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने अभी तक सीईटी में संशोधन का प्रस्ताव नहीं भेजा है। हरियाणा सरकार फिलहाल असमंजस में फंसी हुई है कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना को बढ़ाकर ज्यादा किया जाए। अभी इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हरियाणा SSC ने अभी तक सीईटी संशोधन पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए। मानसून सीजन बीत जाने के बाद हरियाणा में जैसे ही सर्दियों की आहट महसूस हुई, तब से ही प्रदूषण रूपी चादर से आसमान ढका हुआ नजर आ रहा है। तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद प्रशासन प्रदूषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि बहादुरगढ़ जिले का बीते 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 से कम होकर 305 दर्ज किया गया है। फिर भी यह लगातार दूसरे दिन रेड जोन में रहा और चरखी दादरी में AQI 292 भी रेड जोन के लगभग पास ही है। बता दें कि दिल्ली NCR से जुड़े 14 जिलों में 21 अक्टूबर से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इस दौरान सड़कों की सफाई, निर्माण कार्यों में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल, नियमित रूप से पानी का छिड़काव, सड़कों की मरम्मत आदि के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाने, होटल आदि में कोयले और लकड़ी के प्रयोग पर भी बैन लगा दिया गया है। भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर का AQI भी 200 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 13 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी सत्र में कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की उम्र तक करने के फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। 13 नवंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं सदन के पटल पर हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी यानी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 रखेंगे। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और तदर्थ आधार पर लगी 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट एज तक सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में ड्यूटी कर रहे अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से अधिक होने पर भी बढ़ता रहेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल हरियाणा से होकर गुजर रहे जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे को खोल दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस नेशनल हाईवे की शुरुआत हो जाने के बाद जींद से सोनीपत की दूरी तय करने में महज 1 घंटा ही लगेगा। इसके अलावा जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उन्हें भी इस रास्ते के जरिए काफी आसानी होगी। बता दें कि जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे नंबर 352A का निर्माण कार्य लगभग 4 साल पहले शुरू कर दिया गया था। 80 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। फिलहाल ये अंतिम चरण में चल रहा है। इस हाईवे के शुरू हो जाने के बाद से जींद से सोनीपत, दिल्ली या पानीपत की तरफ जो वाहन चालक जाना चाहेंगे उन्हें गोहाना शहर में दाखिल होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे शहर के बाहर स्थित बाईपास से ही होकर अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। इससे शहर में वाहनों का दबाव तो कम होगा ही, साथ में आने जाने में लगने वाले समय की भी बचत होगी।
कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब की बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर यानी मंगलवार को है। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी विवाह की विशेष परंपरा भी कई सालों से चली आ रही है, अर्थात शादी विवाह के शुभ मुहूर्त जो कि पिछले 4 महीने से बंद थे वे भी फिर से शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर पूरे दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि इसे और भी खास बना रहा है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन 4 महीना से वंचित शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ पूजा करके देव दीपावली मनाते हैं। एक कथा के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस राक्षस को मारने से पहले भगवान विष्णु का उससे लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थककर क्षीर सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जागे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को बेसहारा गोवंश से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आगामी 3 माह में किसी भी सड़क पर बेसहारा गोवंश दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 510 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1000 गायों वाली गौशालाओं को 1 ई रिक्शा और इससे ज्यादा गायों वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा या 1.25 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। अब गौशाला की जमीन के लिए CLU लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गौशाला के लिए दान में मिली या फिर खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री पूर्ण रूप से टैक्स से मुक्त की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गौशाला में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए 90% सब्सिडी तथा 3000 गायों वाली गौशालाओं में गायों की चिकित्सा संबंधी देखभाल करने के लिए एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं जो किसान देसी गाय का पालन करेगा उसे 30,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष प्रति गाय दी जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के लिए जल्द ही आवेदन विंडो बंद करने वाला है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2024 है। आवेदन सुधार लिंक 15 से 17 नवंबर तक सक्रिय रहेगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में PRT, PGT और TGT पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 और 8 दिसंबर 2024 को होने वाली है। यह परीक्षा 2 शिफ्टों में ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। पहली शिफ्ट में पेपर 1 और दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 परीक्षा में शामिल है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये 150 मिनट तक चलेगी। ये पेन एंड पेपर प्रारूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों के लिए कोई भी नकारात्मक यानी नेगेटिव अंकन नहीं है। हरियाणा की सफेदो विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की। अपने गृह क्षेत्र नारनौद में अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान अपने भाषणों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की गई टिप्पणियों पर खेद प्रकट किया। गौतम ने कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती। हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शोभा नहीं देती। हुड्डा भी सोचता होगा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया, मगर हुड्डा के खिलाफ बोलना मेरी मजबूरी थी। भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता। हुड्डा अच्छा इंसान है, चाहे इसमें कोई 20 बार बुरा माने। उसकी रगों में देशभक्त चौधरी रणवीर सिंह का खून है, उसको मैं गलत नहीं मानता। गौतम ने यह भी कहा कि अगर किसी को गलतफहमी है कि उसके कारण भाजपा की सरकार बनी है तो वह निकाल दे। भाजपा अगर जीती है तो सिर्फ सैनी के भरोसे। सैनी को मुख्यमंत्री बनाना ट्रम्प कार्ड था। यहाँ पर आपको बताते चले कि रामकुमार गौतम 10 साल से मंत्री पद की दौड़ में है। 2024 में चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में आ गए। जनता से वादा किया कि अगली बार पावरफुल विधायक बनेंगे। भाजपा में आने के बाद सफेदो विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी, मगर भाजपा ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। इसका दर्द अब भी रामकुमार गौतम के अंदर है। 25 अक्टूबर को विधानसभा में विधायकों की शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर रघुवीर काद्यान ने गौतम से कहा कि इस बार भी नंबर नहीं आया। इस पर गौतम ने कहा कि सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजे, यूएस इलेक्शन डेटा, फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच, भारत की रिटेल थोक महंगाई, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII, DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। तो वहीं गुरु नानक जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को बाजार बंद भी रहेगा। इस हफ्ते 2500 से ज्यादा कंपनियां सितंबर तिमाही यानी जुलाई सितंबर के नतीजे जारी करेंगी। ONGC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, आइसर मोटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और हीरो मोटोकॉर्प जैसी निफ्टी 50 की बड़ी कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं। निवेशकों की नजर रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़ों पर भी रहेगी। रिटेल महंगाई के आंकड़े 12 नवंबर तो वहीं थोक महंगाई का डेटा 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।